सर जी, नमस्कार नमस्कार। बैठिए बैठिए। नमस्कार साहब, नमस्कार। नववर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 24 बहुत अच्छा रहा और 25 की हाँ, उम्मीद करते 24 तो हैं। बहुत बढ़िया रहा है। 25 की उम्मीद करते हैं कि अच्छा निकले। हाँ हम जी, सब फौजियों का, जिन्होंने अपना योगदान दिया है, जी या आज कार्यरत हैं या रिटायर हो चुके हैं, वो सभी के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे एक हंसमुख मिजाज के व्यक्तित्व के एक फौजी, जो भी पिछले वर्ष ही अवकाश इन्होंने ग्रहण किया है। तो अब उनके बारे में जानेंगे, जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस में बड़े ही दुर्गम स्थानों पर अपनी सर्विस की है, और उसके पश्चात ये अपने घर पर आए हैं, और ये अपने पूरे कार्यकाल में इन्होंने बहुत ही तगड़े तगड़े योगदान दिए हैं, जो इनसे आज जानेंगे। और जब हम सिपाही से भर्ती होते हैं तो उसका सर्वोच्च यानी उच्चतम रैंक सूबेदार मेजर से रिटायर हुए हैं, जो कि एक फौज में क्लर्क ट्रेड के थे। तो क्लर्क ट्रेड में सूबेदार मेजर से रिटायर होना एक बहुत ही बड़ा ही कठिन कार्य है। तो अभी हम जानते हैं सूबेदार मेजर राकेश सिंह जादौन, जो कि रिटायर हो गए हैं। तो अब इनके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो हम साहब आपसे एक जानकारी चाहते हैं जी बताइए। कि जब आप भर्ती हुए तो उस टाइम आप क्या करते थे? एज यूजुअल सभी को पता है, एक स्टूडेंट लाइफ होती थी। और तो वो स्टूडेंट लाइफ, मैंने स्टूडेंट लाइफ नहीं समझा था, मैंने कुछ मोटो बना के रखा था, हमारा कुछ एम था। तो हमारी जब स्कूलिंग हो रही थी उस पीरियड में, हमारे फादर भी आर्मी में थे, वो आर्मी मेडिकल कोर में थे। जैसा कि उनके साथ में रहा, तो यही इसी फतेहगढ़ में आकर के मैंने 87 में अपना 88 में इंटर किया। इसके बाद मैं जाने के बाद तो लखनऊ पहुंचा। तो लखनऊ में जाने के बाद मैंने बोला कि एजुकेशन तो एक है, अपना एस्पेक्ट है ही है, साथ ही साथ क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारी लाइफ को टर्न हो। सबसे पहले एक आइडिया आया, क्यों ना हम एनसीसी ले लें। जी जी। फिर वहां से हमारा दिमाग चेंज हुआ, फिर मैंने एनसीसी लिया। एनसीसी ऐसा नहीं लिया, दिल से लिया मैंने एनसीसी। बसंते मैंने ए किया, बी किया, सी किया। सी करने के साथ ही साथ मैंने रिपब्लिक डे परेड 1991 को अटेंड किया दिल्ली में जाकर के। अच्छा। वहां पे जब आने के बाद इधर हमारा ग्रेजुएशन भी हो गया, उधर हमारी आरडी भी हो गई। तो काफी ऑफर आए हमारे लोगों के कि आप हमारे साथ ही आ जाओ, मिल जाओ। पर मैंने नहीं, फिर मैंने बोला एमए का प्लान बनाया। फिर मैं एमए के लिए आगरा निकल गया। जी। तो आगरा में क्या था, हमारे साथ कुछ ऐसे जोली है, कुछ कर्नल साहब के बेटे थे, कुछ मेजर साहब के बेटे थे, जी। जो कि हमारे साथ ही पढ़ते थे। और वो भी आर्मी कॉलेज था जी। आगरा का, आपको पता होगा, बड़ा फेमस है वहाँ पे। जी जी। तो उस कुछ स्टूडेंट लाइफ में कुछ मजे लेते हुए हम लोग, एक बार पता चला कि सदर में रैली हो रही है आगरा बीआरओ में। जी। तो हम लोग आगरा बीआरओ में चले गए। अच्छा जी। वहां पे देखा कि सभी लोग खड़े, तो हम भी खड़े हो गए जाकर के। जी उसमें वैकेंसी बहुत कम थी उस टाइम, क्लर्क के लिए वैकेंसी बहुत कम थी। जीडी की जी। वैकेंसी थी और बाकी कोरों की वैकेंसी थी इन्फेंट्री में। तो पता नहीं था, पर क्लर्क के लिए बहुत कम वैकेंसी थी और हम सब लोगों ने उसमें रिपीट किया। अच्छा। तो जाकर के रिजल्ट निकला। अ, तो रिजल्ट में मुझे पता चला कि मेरा ही सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। क्लर्क में अच्छा। जब मेरा क्लर्क में सिलेक्शन हुआ, तो और बेश हमारा क्लर्क सिलेक्शन का एजुकेशन तो था ही, साथ ही साथ हमारे साथ एनसीसी का मुझे फायदा मिला। वो हो सकता फादर का एक्स सर्विसमैन का कोटा का फायदा मिला। आप एनसीसी कर रहे थे स्कूलिंग में, तो आपने बहुत अच्छी ड्रिल वगैरह होगी आपकी, बहुत अच्छा फायरिंग होगी आपकी, तो आप क्लर्क में ही क्यों आए? आपने जीडी की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया? समझते हैं, हाँ। बात फर्क है दोनों की, अच्छा। कि आप, यदि हमें ड्रिल आती है, एनसीसी करने का मतलब ये नहीं है। एनसीसी करने का मतलब है कि देश के प्रति श्रद्धा, देश के प्रति प्रेम। साथ ही साथ हम फौज में भी ना भर्ती होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनसीसी परंतु इमरजेंसी के लिए मैं तैयार तो हूँ, देश के लिए तो हूँ, जी। देश हमारा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट, उनको सबको एनसीसी करना चाहिए और सबका ही योगदान होना चाहिए। कभी भविष्य में कुछ हमें जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम उन कैंडिडेट्स को लगाएं जो हमें देश के लिए योगदान दे सके। तो उसमें सबसे आरएस, अपना ये एनएसएस है, आपका एनसीसी सब टॉप पे है। ठीक है, जी। एनसीसी जब लगता है साथ में सपोर्टिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गाइड के लिए, पुलों की रक्षा के लिए, है ना। और पब्लिक सोशल मीडिया, सोशल जो प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे उनको गाइड किया जाता है कि किस क्राउड को कैसे कंट्रोल करना है। रेड होता है तो कैसे उनको बताना है कि कैसे रेड को रुकाना है। तो जी। वो बेहतर के लिए एनसीसी सबको ही करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि हर स्कूल में कंपलसरी कर देनी चाहिए। जी। उससे फिजिकली मेंटली दोनों ही बूस्ट होते हैं आदमी। अच्छा। तो उस बेस पे वो तो मेरा एनसीसी सेपरेट था। पर जब मैं आर्मी में आया, वो मेरा एक था कि क्लर्क। आपने बोला क्लर्क में ही क्यों भर्ती हुए? क्लर्क में इसलिए मैं भर्ती हुआ कि जैसा कि आपको मालूम है, क्लर्क
ऑफिस का ही काम था, जी ऑफिशियल वर्क होता है। जी तो मुझे उम्मीद थी कि मैं ऑफिस में रहते रहते जी पढ़ाई करूंगा, स्टडी करूंगा, और जो हमें आर्मी कमीशन के ओकेशन देती है, ऑफर देती है, जी तो वो कमीशन को मैं यूटिलाइज करूंगा। जी तो उसमें जैसे मैंने एसीसी कमीशन का यूटिलाइज किया, जी एससीओ कमीशन का यूटिलाइज किया, मैंने पीसीएसएल का किया, जी 3 में क्वालिफाई हुआ, जी 3 में मैं जाकर के प्री क्वालिफाई डिसक्वालीफाई हो गया। जी उसका कोई गम नहीं, पर बशर्ते कि मैंने आर्मी में कोशिश किया। अच्छा किया, और उससे मुझे नॉलेज आई कि एक्चुअली वो लाइफ अलग होती है। जी एसएसबी का डिसिप्लिन, पढ़ना रात भर, सीखना, लोगों के साथ इंटरव्यू करना, जनरल के साथ इंटरव्यू करना, तो एक अपने आप में कैसे डेवलप करना, आपके जी एटिकेट्स कैसे होने चाहिए, जी आपका जो चाल चलन और हर चीज आपकी एक मायने रखती है। जब ब्रिगेडियर सामने बैठे होते हैं, जनरल साहब, मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल सामने बैठा होता था, तो फर्स्ट टाइम तो कुछ स्टार्टिंग में तो बड़ा डर लगता था, इसके बाद तो हैवी से हो गया था क्योंकि मैं 7 बार मैंने रिपीट किया, अच्छा और फिर भी नहीं हो पाया। तो दिस इज द लक, हम कह सकते हैं, लकी कह सकते हैं, और कुछ नहीं है। जी पर अच्छा था। फिर इसके बाद आप जैसे अभी लास्ट हमने आगरा से भर्ती हो गए, जी तो वहां पे हमारे एक कैसम था, जी एआरओ के असिस्टेंट रिक्रूटिंग ऑफिसर कहता था, एआरओ कहलाता है वो। जी जी तो आरओ होते हैं, एआरओ होते हैं, और मेडिकल ऑफिसर होता है, 3 ऑफिसर होते हैं। इसके बाद अपना वर्किंग स्टाफ होता है। तो एआरओ साहब ने मुझसे बुलाया और मुझसे बोला कि भाई भाई सोच लो तुम क्या करना चाहते हो। मैंने साहब मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे आप जहाँ भेजना चाहो वहाँ भेज दो। थोड़ा सा लड़कपन था, थोड़ा हमारा अपने साथियों का हमारे पास सपोर्ट था, तो फिर हम भी थोड़ा थोड़ा सा, और खून भी अच्छा था बॉडी में, और बॉडी भी अच्छी थी, तो फिर हम भी थोड़ा घमंड में बात कर रहे थे। तो जी उन्होंने बोला अच्छा ये बड़ा रूढ़ी आदमी है, जी स्टूडेंट आदमी है। तो उसने बोला ठीक है, कहा कि तेरे को मैं याद दिलाऊंगा, तू कहाँ भेजूंगा, मैं मेरी जिम्मेदारी है। जी तो उसने सबसे अच्छी सेलेक्ट किया रेजिमेंट, सिखलाई रेजिमेंट। बोला जी बेटा तू मोना ये सिखलाई, अब तू जा वहां पे अच्छा जी तो जब उसने मुझे सिखलाई ऐसी करके बोला भाई तुम्हारा सिलेक्ट सिखलाई में मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हारा सिखलाई में एक वैकेंसी है, जी मैं मन में तो बहुत खुश हुआ, जी पर तो फिजिकली उनको ये बताना है कि मैं बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा मैंने बोला ऐसा साहब रहने दो आप, प्लीज अच्छा ऐसा मत करो, जी मुझे जी फतेहगढ़ सरदारों के बीच में मुझे क्या अच्छा लगेगा, मुझे मालूम नहीं है सरदार कैसे होंगे क्या हो सकता है, कि मैं फतेहगढ़ में ही तो था, जी सिखलाई में ही मैंने 87 88 में तो इंटर किया था, अच्छा तो हमें सब मालूम था, और फादर के साथ मैं फतेहगढ़ में रहा था एमएच अच्छा में। तो उस पीरियड में क्या था, सब हमें पता, और क्लाइमेट सब मालूम था मुझे यहाँ सरदारों जी का। तो मन में बात हुआ, तो इसके साथ जब उन्होंने मुझे सारे कागज हैंड ओवर कर दिए, जी हैंड ओवर कर दिए, तो फिर मैंने उनको पैर छुए, पैर छूने के बाद बोला साहब कैसा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे सिखलाई में सिखलाई भेज दिया। सिखलाई बोला रेजिमेंट क्यों, लिया इधर उन्होंने पकड़ा मेरा हाथ पकड़ के बोला क्यों, ऐसा क्यों। अच्छा मेरा सर जी मेरा घर भी वहीं पे है, और मेरा वतन भी वहीं पे है, मैं पढ़ा भी वहीं पे हूँ, और रहा भी वहीं पे हूँ, घर भी पास में है। अच्छा तो बोला ओहो, हम अब ओहो करते रहो, कागज हाथ में, मैं भाग गया वहां से वो कहावत है ना, अंधेर के हाथ में बटेर लग गई बोले बटेर लग गई आपकी तो वो तो बड़ा वो फनी मौका था, बहुत फनी मौका था। जी तो एसएम साहब को मैंने नमस्कार किया, चले आए। तो वहां से जर्नी शुरू होती है, फिर फतेहगढ़ आते हैं, रिपोर्ट करते हैं, हमारे सरदार लोगों से हम पहले से वाकिफ थे, काफी हमारे साथ में सरदार पढ़ते भी थे, हमारे यहाँ पे इंटर में हमारे साथ सरदार इंटर में पढ़ते थे, जो भी यहाँ के लोकल थे। हमारा दोस्त भी है हरजीत सिंह पड्डा, वो अभी भी हमारे दिल से लगा हुआ है, इंटर में हमारे साथ है, वो अमृतसर में रहता है, और आए दिन मतलब कोई फंक्शन में हम उसके यहाँ जाते, वो हमारे पास आता है। जी यहाँ तक हमारी इसे कहते हैं मतलब फ्रेंड्स, इसे कहते हैं जी दोस्ताना, तो चलता है वो। फिर इसके बाद सिखलाई में तो आप समझते हो कि सिखलाई में आने के बाद हम्म। ये सिखलाई वाले तो हमें अपने सर पे रखते हैं, नहीं वैसे बात आपने सर्विस पूरी किया है तो सरदार लोग दिल के बहुत धनी होते हैं इसमें कोई शक नहीं है, इसमें तो आप समझ सकते हो, खान पीन और उसमें मौज मस्ती में तो कोई कमी नहीं होती। जी तो स्पेशल ऑफर मिलते थे, यहाँ बिठाया, बोला बाबू जी आ जाओ। और एक मुझे और फायदा मिला, जी फायदा ये था कि मैं सिविल से ही टाइपिस्ट था। अच्छा तो सिविल से मैं टाइपिस्ट होने के बाद जैसे मैं यहाँ पे ट्रेनिंग में रिपोर्ट की, इंटरव्यू किया गया, मेजर अशोक खराना साहब होते थे, मेजर अशोक खराना साहब राजस्थान के थे, और लंबा आदमी था। अच्छा हाँ, तो बोला अरे कहाँ से आया जा रहा हूँ, वो भी राजपूत थे। अच्छा तो मैंने बोला कि मैं यहीं का हूँ, मैनपुरी का हूँ। तो बोला अच्छा क्या क्या आता है हमें सर, ये सारा आता है। और उधर हमारे एक नायक जय कुमार साउथ इंडिया के होते थे, अच्छा जी वो उन्होंने मुझे पहले इंटरव्यू कर लिया, उन्होंने कान में पहले ही बता दिया कंपनी कमांडो की साहब अच्छा 20 बंदों को रखना है। और उसका और रीजन था कि हमारी जो सिखलाई की भर्ती थी जी वो 90 में बंद हो गई थी। अच्छा 90 में भर्ती बंद होने के बाद हमारी रीओपन हुआ सिखलाई का 93 में भर्ती रीओपन अच्छा हुआ। इन 3 पीरियड में अच्छा आर्मी मेडिकल कोर की जितनी भी थी, एएमसी के जितने लोग थे, जी वो यहाँ ट्रेनिंग करते थे, अपने ग्राउंड में ट्रेनिंग करते थे। अच्छा फिर इसके बाद जब हमारी रेजिमेंट को जरूरत पड़ी तो धीरे धीरे उनको हम अपनी रेजिमेंट में वापस किया, और हमारे बंदे आने शुरू हुए। तो जी जी 93 से भर्ती शुरू हो गई। मैं अच्छा जी तो 27 अगस्त 93 को मैं यहाँ पे आकर के
जी। फिर ऑफिस में आ गया तो उन्होंने सीधा मुझे चार्ज दे दिया, टाइपिंग ये शुरू कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट, वो सब कुछ कंप्लीट हो गया। जी। उधर हमारे क्या गलती से क्या है, या लक हो या अनलक हो, उधर जो नाइट क्लर्क जय कुमार साहब थे, उनको पोस्टिंग जाना था। अच्छा। तो मेजर अशोक खताना सीनियर ऑफिसर होता था यहाँ पे, जी। तो उन्होंने सीधा कमांडेंट को बोला भाई मुझे ये चाहिए, ये कहीं जी। जाएगा ही नहीं, जी। राकेश सिंह जादौन कहीं जाएगा ही नहीं साहब, रिक्वेस्ट है अच्छा। हमारी आपसे। जी। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने पहले से स्टैम्प रेजिमेंट सेंटर के लिए लगा दी। जी। और मैं उनके हाथ जाकर के एक दिन ऑफिस में जाकर के उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि जी। सर मुझे अभी यंग ब्लड है, मुझे थोड़ा सियाचिन ग्लेशियर जाने दो, मुझे थोड़ा जी। बाहर जाने दो। हाँ, तो पहले फौज में शौक थी ना कि हमें जाएंगे क्योंकि वहां मैं पे आगे फ्रंट में लड़ाई लड़ेंगे, हाँ, मैं भी देखेंगे देखूं, फ्रंट का माहौल कैसा बनता है। मैं भी देखूं जिंदगी जी। है कैसी बाहर जी। जाकर के। अभी तो मैंने ड्रिल में सीखा था, आपका तो पहले ही पैशन था एनसीसी से ही। पैशन हमारा पैशन वो कम नहीं हुआ था, जी। तो मुझे जाने का बाहर चाहत थी, पर वो मेरे अशोक खताना साहब बोले नहीं, तू इधर ही रहेगा। मैं जी। बोल रहा हूँ मेजर खताना कह रहा है ना, जी। नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो फिर अच्छा साहब, आपको बीच में रोकना चाहिए, जैसे कि आपने फर्स्ट पोस्टिंग के बारे में बता दिया, आपको वहीं रोक लिया, लेकिन क्लर्क में और जीडी बंदे जो फाइल करते हैं उनकी ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस था, या आपकी ट्रेनिंग में आसानी से निकलेगी, या फिर पहले तो हमने सुना बहुत ही कठिन ट्रेनिंग हुआ करती थी। साहब ट्रेनिंग की बात करते हैं, जिसको कार में आरसी ग्राउंड सुनाई पड़ जाता था ना, जी। उसके रो में खड़े हो जाते थे। जी। जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर होते थे 7 फुट्टा होते थे, 6.5 जी। से नीचे कोई होता ही नहीं था, जी। लंबा पतला आदमी, जितना वो पतला उतना ही मोटा उसका डंडा होता था। जी। मार बहुत पड़ती थी पहले ट्रेनिंग में, जितना कूटा जाता था वो उतना ही सख्त सोल्जर निकलता था। और वो भी जिसका भी पैर टूट गया जी। तो लकड़ी नीचे से लगती थी, ऊपर नहीं आती थी, जी। वहीं से घूमती थी। पर फिर क्योंकि मुझे इसका बेनिफिट था, मुझे इसका गर्व था, मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं एनसीसी क्वालिफाइड था, जी। तो किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा पाई। हाँ, तो आपकी ड्रिल पहले से ही थी, तो जिस आरसी दिन ग्राउंड हमारा में तो कंपनी कमांडर कोई साहब ने दिक्कत जिस नहीं दिन थी। मेरा फर्स्ट वो लिया था जी। इंटरव्यू, उसी टाइम में उन्होंने हमारा टेस्ट भी लिया था। जब पहला टेस्ट था उसमें जी। एक बार मेरा ड्रिल देखा, उसके बाद बोला ये कोई ड्रिल पे नहीं जाएगा, मैं टेस्ट उसके पास करता हूँ। जी। तो जिस दिन फाइनल टेस्ट होता था उसी दिन भेजते थे, बाकी कोई प्रैक्टिस नहीं होती थी। वो उसमें मैं 100 नहीं, 100 प्लस 10% परफेक्ट आता था उसमें, जी। एक भी मार्क में कोई गलती नहीं थी। तो वो समय निकल गया और अच्छा रहा समय हमारा। और मैं 31 साल करके रिटायर हुआ हूँ। इसी पीरियड में मैं तो इसके बाद 98 में मैं निकल गया यहाँ से आसाम की तरफ। आसाम वो देश, वो जगह जो मैं तो भूल नहीं सकता हूँ, शायद आप भूल जाओ, कोई और भूल जाए। बड़ा मस्त क्लाइमेट, बड़ा मस्त, बारिश कभी रुकती नहीं थी और जो कभी हटती नहीं थी। अच्छा। साथ ही साथ क्या था, पानी कभी आपको मीठा मिलता नहीं था। पानी ऐसा कि एक बार सफेद बनियान को निकालो, पानी में डालो, पीली होकर निकलती थी। अच्छा। कुछ चंद मैंने कुछ कितना भी फिल्टर करने के बाद भी तब भी पानी साफ नहीं आया। कुछ दिनों के बाद मुझे जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस होने के मेडिसिन लिया, फिर वहां पे रहा, फिर चलता रहा ये वहाँ के पानी में शायद तेल मिक्स होता था। हाँ। इसलिए तो तो आसाम आसाम का बहुत नजारा, बारिश का खूब लुत्फ लिए हैं, खूब अपनी छोटी छोटी गाय, छोटी छोटी गाय, मतलब बड़ी कोई गाय नहीं मिलेगी आपको। जी। वहां पे एक सबसे बड़ा शौक था, एक छोटी सी गाय होती थी, जी। दूध उसका होता था छोटा छोटा, और साथ में खेत में पानी भरा हुआ, उसी जी। में धान लगाया हुआ है। वहाँ तो और ज्यादातर पूरे घर बांस के हुआ करते हैं, एक सारे चीज सारे। थी, जी। मैं स्पेशली साहब से, कंपनी कमांडर साहब से रिक्वेस्ट करके जाता था कि सर जब भी आरओपी रोड ओपनिंग पार्टी जाती है तो उस रोड ओपनिंग पार्टी आरओपी में साहब मुझे 1 घंटे के लिए चांद दो, मैं भी जाके घूम के आऊं। जी। जब मैं उस पार्टी के साथ कभी संडे को या मंडे को कभी निकलता था, तब मुझे हकीकत पता चलती थी कि आसाम चीज क्या है। इतना जी। सुंदर, इतना हरियाली, बांस ही बांस थी, और सबसे सुंदर वहाँ का कल्चर। कल्चर में क्या था, आपको सच बताऊं कि जो भी वहाँ गेस्ट आता है जी। तो वहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं है। बाकी लड़कियां आती थी, तामुल लेके आती थी, सुपारी, कच्ची सुपारी लेके आती थी। तामुल सुपारी मतलब उनका सबसे सम्मान वाला होता था। जी। जबकि मैं तम्बाकू भी नहीं खाता था और पान भी नहीं खाता था और दारू भी नहीं पीता। तब भी जब भी वो हम किसी के घर जाते थे, वो तामुल लेके आती थी, तामुल को हमें देते थे, तो हम सबसे पहले लेते थे, जी। तो लेके रख लेते थे, मुट्ठी में दबा करके पॉकेट में डालते थे। एक बार एक आसामी ने पूछ लिया जी। कि ब्रदर आपने तामुल लिया, सुपारी लिया, परंतु आपने पॉकेट में रख लिया, मुझे देखा मैंने आपको, है ना? जी। हमने कि माफ करिए, आपका स्वागत हमें स्वीकार है, जी। पर मैं खाता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मुझे माफ कर देना। तो जी। उन्होंने बोला नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। क्योंकि आपने मुझे सम्मान दिया, जी। जो मैंने आपको ऑफर दिया आपने उसको एक्सेप्ट किया, जी। जबकि आप खाते नहीं, आप मना भी कर सकते थे तो मैं वापस ले जाता। तो वो एक कहानी है, दिल को छू जाती है, वो भी एक स्पेशल कहानी थी। फिर वहां से मैं निकल के लंबे सफर चलता रहा, फिर कुछ अपना जे में अपनी आर बटालियन के साथ भी घूमता रहा, कुछ अपनी एरिया है अपना नागालैंड में फिर भी घूमता रहा,
और फिर इसके साथ अपनी नागालैंड की एरिया में तो मजे ही कुछ और थे। फिर वहाँ से निकल के फिर मैं पठानकोट एरिया, पठानकोट आ गया। पठानकोट आपको पता है स्पेशल हमारा वो होता है। उसी पीरियड में सुनो आप क्या होता है। जी। बात यूं हुई कि वो पराक्रम शुरू हो गया। अच्छा जी, वो पराक्रम मीन्स दिसंबर जो दिसंबर कारगिल की लड़ाई थी उसके पश्चात। उसके पश्चात जो जी। वो पराक्रम हुआ था। जी। तो फिर हम लोगों को दिसंबर में यहाँ पे 19 दिसंबर को हम लोग वो मूव कर दिया था। तो हम लोग कहीं सुंदरमनी में, तो इन्फेंट्री बटालियन थी हमारी, और हम पूरी एक बटालियन जो जी। कि आपको स्ट्रेंथ पता है कितनी होती है, जी। हम उसको कह नहीं सकते हैं। जी। और फुल स्ट्रेंथ हमारी बटालियन की होती है, क्योंकि हम एक रिजर्व ब्रिगेड के अंडर आते थे। जी। तीन हमारी टीम थी हमारी जी। पलटन, वो तीनों। तो उनको 6 महीने तक जी। कम से कम जी। मेरे ख्याल से 20 से 25 जगह पे रात में जंगल काट के रुकना पड़ा। जी। इधर रुका फिर चल पड़ा, इधर रुका फिर चल पड़ा। जी। तो वो समय हम समझते हैं कि मेरी हाँ, लाइफ उस टाइम पे मूवमेंट बहुत हुआ करता था। तो मुश्किल से 1 यूनिट 10 या 5 दिन, कभी महीना, कभी 2 महीना, कभी 6 महीना, इतना बड़ी मुश्किल से रुकती थी। इतने टाइम में ट्रांसफर हो जाती है शायद। अरे वो फिर इसके बाद जब मैं वहाँ पे सुंदरमनी से जाकर के अपना एक शंकर जी का वो मंदिर है, अभी याद नहीं आ रहा, वहाँ पे हम लोगों ने अपना डेरा डाल रखा था। जी। जहाँ पर कहावत नहीं, मैंने खुद देखा। जी। मैंने खुद एहसास किया, मैंने खुद जाना जी। कि जितनी भी आटे की फायर आती थी जी। उस मंदिर के आसपास नहीं गिरती थी। आरटीसी फायर मतलब पाकिस्तान की तरफ से जो भी आया, जी। आरटीजी के जितने भी गोले आते थे वो मारता था हमारी तरफ, मंदिर की शिव मंदिर की तरफ अच्छा। आते थे, वो डाइवर्ट हो जाते थे, ऑटो ऑटो डाइवर्ट हो जाते थे। जी। तो वहीं पे जाकर के हम लोग लेते। तो जैसे हमारी फर्स्ट गाड़ी उतरी थी चाली कंपनी की, सबसे पहले उन्होंने बोला हमारी तरफ फेंका। अच्छा। तो उस टाइम क्या था, जीआर थी, जीआर तो अपने एंजॉय करती थी, वो खाती पीती थी, एंजॉय करते तो फर्क नहीं पड़ता था। जी। और उस पोस्ट की ये कहानी थी कि कुछ ऐसी इंसिडेंट थी। वहाँ पे एक नदी रहती थी, पाकिस्तान वाले ऊपर रहते थे, जी। हमारी पोस्ट एक नीचे थी, जी। है ना। और उस पोस्ट पे क्या था, कई बार बिहार पलटन थी, उसके कुछ बंदे थे जो कि मछली वछली पकड़ रहे थे, उनको पकड़ ले गए, कुछ ऐसा कहानी थी। जीआर के कुछ बंदों को उन्होंने रात में जी। चुपे पाकिस्तान वाले अंदर आए, इन्फिल्ट्रेशन करने से उनको किया। और उसी जगह पे इनका पोस्ट में हमारे पास को हमारी पलटन को भेजा गया। पर सरदार तो आपको पता है धाकड़ होते हैं। जी। सरदार किसी रहते नहीं है वैसे भी। आज तक नहीं है। जिस दिन उन्होंने सुना कि सिखलाई पलटन आ गई, जी। तो उस दिन से उन्होंने ये बोला कि भैया हम ना आपको छेड़ेंगे ना आप मुझे छेड़ना। जी। तो सीओ ने बात हुई, सीओ ने बताया। इसके बाद उन्होंने पहली आरटी फाइल हमारी हमारी तरफ की, वो पराक्रम में सबसे पहले आरटी फाइल। इसके बाद जब हमने ब्रिगेड से असिस्टेंट के लिए और बिशप ब्रिगेड को बताया, तो ब्रिगेड ने सपोर्टिंग फायर करके, जो हमारी ऊपर वाली थी उन्होंने कवर फायर दिया, तो वो पीछे भागे। फिर उन्होंने हमें दोबारा छेड़ा नहीं। और जो आरटी का फायर गिरा आकर के था, तो वो तो हमारी एक कुक हाउस पे गिरा। तो हमारे कुक थे वो सारे उड़ने वाले थे, बगल में मैं बैठा था। अच्छा, वो उड़ने वाला था, कोई बात नहीं, वो बच गए सभी, एक कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उसके दूसरे दिन क्या हुआ कि हमारी एक हेडक्वार्टर थी, वो स्कूल में लगा हुआ था, स्कूल के पास हेडक्वार्टर था। वहाँ पे एक आरटी का फायर आता है, और वो जहाँ हम बैठे थे वहाँ नहीं, दूसरी जगह हेडक्वार्टर। अच्छा। तो उन्होंने आरटी का फायर दिया, तो उसी टाइम पहले हमारी हेडक्वार्टर कंपनी थोड़ा साइड हो गई थी। उनको पता था, हम लोग आपको पता है जो स्ट्रेटेजिकल हम लोग करते ही रहते हैं जी। आर्मी के आपको हम डिस्प्ले जी जी कर नहीं सकते हैं। हाँ, सुरक्षा कारणों से हम वो चीज नहीं बता सकते हैं, हम कह नहीं सकते हैं। पर वो क्या होता ना, उस चक्कर में हमने जो अपना प्लान था उस हिसाब से मैं इधर उधर मूव हो गया था जी। पर उनका टारगेट वही था जी। जैसे हम लोग मूव हुए, उन्होंने उसी टारगेट पे आरटी का एक गोला फेंक दिया जी। वो हमारी एरिया पूरी ब्लास्ट हो गया। और बसते इतना था, अच्छा था, गॉड गिफ्ट था कि हम लोग सेफ थे सभी, क्योंकि हम पहले से अलर्ट ही रहते हैं, आर्मी वाले सब अलर्ट ही रहते हैं। और सरदार जी तो वैसे भी खबर ले लेते हैं क्या होने वाला है जी। ईंट का जवाब पत्थर देते हैं प्रॉपर। अरे वाह। फिर इसके बाद फिर सीओ, तीनों सीओ थे, जो एक कुमायूं का ऊपर बैठा था, एक शायद राजपूत का, एक सिखलाई वाला था। इन तीनों ने प्लानिंग बना करके फिर पाकिस्तान को ऐसा घेरा कि वो रिक्वेस्ट करके आया कि भाई मुझे माफ कर दो, अब जब तक आप लोग रहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे। उस दिन से उन्होंने एक फायर भी नहीं किया। हाँ, तो राणा जी गलती होगी नहीं वाला था ना, राणा जी मुझे माफ करना, गलती हमारे से हो गई। तब उन्होंने बोला होगा सरदार जी मुझे माफ करना, गलती हमारे से हो गई। तो वो वक्त का वो बड़ा मजा आया। फिर इसके बाद हम लोग खूब अच्छी तरह घूमते रहे वहां पे, किसी ने एक फायर नहीं किया। गाँव वाले से स्पेशल खाना आ जाता था, गाँव वाले हम उनको सहयोग कर देते थे, वो हमें सहयोग कर देते थे, कभी कुछ दे जाते थे, हम उनको कभी कुछ दे देते थे, वो आदान प्रदान होता रहता था जी। और उनका भी चलता था, हमारा भी चलता रहा। तो वो समय निकल गया, बहुत मस्त आया। इसके साथ मैं आया नागालैंड। नागालैंड से आने के बाद फिर उसी बीच में हम डाउन होते होते मैं चला गया बिहार बेलगांव। तो 3 साल हमने भर्ती दफ्तर में लगाए। तो बेलगांव की एरिया जितनी भी है और केरला की एरिया जितनी भी है, वो मैंने हर डिस्ट्रिक्ट को अच्छी तरह घूमा जी। और लुत्फ उठाया, अपना केरला की ग्रीनरी का लुत्फ उठाया,
और कर्नाटक की खूबसूरत है केरला में वैसे भी पढ़े लिखे बहुत लोग हैं बहुत और साक्षरता में वो सबसे आगे हैं मेरे हिसाब से। केला से बनती है सब। जी तो वो वहां से सफर निकलते हुए फिर मैं आर कुछ अपनी अपनी स्पेशल आर है वहां निकल गया। वहां जी से निकलने के बाद फिर अपना एक स्पेशल घर था, रिकॉर्ड रिकॉर्ड आ गया, सेंटर जी। आ गया, ऐसे हमारा समय हाँ निकलता गया। क्लर्क का बोलते हैं ना, हाँ, हमारा घर रिकॉर्ड ऑफिस ही होता है। घर आया तो आप और हमारा रिकॉर्ड भी घर था, सेंटर घर था, वहां पे जी पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद फिर आपको मुझे एक मौका और दे दिया। हमारे एक सीआर साहब थे, जी नशीब बसुत्रा, लेफ्टिनेंट कर्नल नसीब बसुत्रा साहब ने मुझे मौका दिया कि आप मेरी एरिया में जाएंगे, आप जे में जाएंगे फिर दोबारा। जी हमने कहा आप साहब रहने दो जे में, मुझे कोई और भेज दो। भाई भाई पीए में बोला बोले नहीं आप जाओगे। कॉमन हट है वो दिल से लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा रेजिमेंट है वो, हमारा टीए बटालियन है। और वहां से हमने बहुत इंजॉय किया और उसी वन में सूबेदार मेजर बना, क्योंकि वहां पे सीआई ऑपरेशन था। तो जी वहाँ का कई कंपनियां थी, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे लगी हुई थी। वहां पे मैंने घूमना, इंजॉय करना, काम करना और लोकल का लुत्फ उठाना, वो अपने जी आप में एक मायने रखता है। तो यादगार तो अपनी ऐसे सजोके हैं कि बात करूं तो मैं आपको घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं, 36 घंटे भी लगा दूंगा बात करते करते। हर जी लम्हे दिल में बसे हुए हैं जो मैं कह नहीं सकता हूँ। पर ये है कि ये देखना है, भारत को देखना है तो इन्फेंट्री में होना, कोर में आर्मी वो भी है पर लेकिन वो सपोर्टिव आर्मी है, वो सपोर्ट आर्मी करती है इन्फेंट्री को। आर्मी वो भी है, आर्मी इन्फेंट्री भी है। पर इन्फेंट्री एक ग्राउंड में काम करती है, आपको गली गली जाकर के देखती है, जाकर के लोगों नहीं बॉर्डर बॉर्डर पे जाती है। नहीं, और मेन आर्मी तो इन्फेंट्री है, क्योंकि इन्फेंट्री है उसी को सपोर्ट करने के लिए एएमसी ऑर्डिनेंस और जितने भी जी सपोर्टिव स्टाफ है वो पूरा सपोर्ट करने के लिए, ये लड़ाई जो लड़ेगी तो उनको सपोर्ट करेगी। तो इन्फेंट्री तो मेन है ही, और वो भी इसकी इन्फेंट्री में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शानदार बटालियन सरदारों की सिखलाई रेजिमेंट। और एक और खूबसूरत एक एग्जाम्पल वो आ गया मुझे उदाहरण याद। जी हम जब आसाम में थे तो हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब होते थे, कंपनी कमांडर। जी तो उस पीरियड में नीरज साहब होते थे, लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज साहब होते हैं ना। जी तो उस पीरियड में सारी कंपनियां तो आरोपी चले गए जी और कोई बचा नहीं। जी बचे कितने, कुक बचा, मैं क्लर्क बचा कंपनी में, एक सीएचएम बचा कंपनी में, एक झाड़ू वाला बचा जी और एक कंपनी कमांडर बचा। जी 5-6 लोग बचे ऐसे। हम्म, बाकी सब तो अपनी अपनी ड्यूटी पे निकल गए। हम्म, तो तब तक एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि टेररिस्ट है ना, टेररिस्ट नहीं, उल्फा, टेररिस्ट नहीं होते थे वहां पे, उल्फा होते थे। जी तो उल्फा वाले वहां पे बैठे हुए नदी के पार, नहीं एक घर में बैठे हुए हैं आप वहां पे। तो जी शाम का वक्त था, लगभग वही 3 और जी 4 के बीच में। तो कंपनी कमांडर साहब ने बोला कि बाबू जी, हमने सर, बोले जादव हम क्या इरादा है तेरा? हमने सर बस AK-40 तैयार है। तो फिर बोला क्या करें सीएचएम? तो सीएचएम बोला सर सब रेडी है। तो बोला सब रेडी कौन कौन है? जी बोला सारे 10-6-7 बंदे तो हैं यहाँ पे। जी सर अरे बोला नहीं नहीं नहीं, सब नहीं जा सकते हैं, जी कंपनी कमांडर ने मना किया। पर कंपनी कमांडर से मैंने बोला आप विश्वास कीजिए कि हम लोग हैं, जी तब तक हम करते हैं, तब तक आप री-इन्फोर्स मंगाइए आप हेडक्वार्टर से। जी तो उन्होंने कहा ये बात ही है, तब तक हम लोग पहुंचते हैं स्पॉट पे। तब तक उन्होंने री-इन्फोर्स हेडक्वार्टर से मंगाया, हम यहाँ से मूव हो गए 5 बंदे जा करके। जी और एक्चुअली क्या क्योंकि अपनी लाइफ में वो स्ट्रेटेजिकल फाइट हमारी नॉलेज में नहीं होता ना, आपके जी नॉलेज में होता था जी ना। जी मुझे भी AK-47 का शौक था। लगा हुआ था। हाँ तो फिर मैं भी अपने टैक्टिकल से स्टाइल से आया, मैं भी गेट पे जाकर के लात मारा, लेटा। तो तब तक कंपनी गार्ड मेरा हाथ पकड़ के बोलता अरे खड़ा नहीं होना है, लेट जा इस पे गेट पे। मैं भी लंबा हो गया गेट पे।